एक तो है खाना न मिलना, दूसरा है किस तरह का खाना मिल रहा है। दोनों ही बड़ी चुनौतियां हैं। खाना न मिलना जैसी स्थिति भारत में देखने को नहीं मिलती है। भारत जो है बहुत तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो पोषण के मामले में समझनी जरूरी है। यानी क्या है कुपोषण, क्या है सुपोषण, और किस तरीके से हम बेहतर जिंदगी को जी सकते हैं। खास तौर पर आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले स्थान तक पहुंच चुके भारत में कुपोषण हमेशा से एक बड़ा संकट रहा है। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि भारत में लोग आयरन, कैल्शियम और फोलेट जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में सेवन नहीं कर रहे हैं। दुनिया की आबादी के लगभग 70% यानी 5 अरब से ज्यादा लोगों में आयोडीन, विटामिन ई और कैल्शियम की कमी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों की सूची में भारत 111वें पायदान पर रखा गया है। हालांकि भारत इसका विरोध करता है कि जिस तरीके से ये आंकड़े जुटाए जाते हैं वो उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि न्यूट्रिशन को बहुत गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसको लेकर बहुत एडुकेटेड नहीं है। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी काफी पीछे है। इंडेक्स 2023 के अनुसार देश में 16.6% आबादी कुपोषण का शिकार है। आपको बता दें कि 2 दशक पहले ही इस समस्या से उबरने के लिए नेशनल न्यूट्रिएंट्स वीक भी मनाने का निर्णय लिया गया था, और हर साल 1 से 7 सितंबर तक इस हफ्ते को मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना है। इस साल नेशनल न्यूट्रिएंट्स वीक की थीम सभी के लिए पौष्टिक आहार है। कहा जाता है कि सिर्फ भूख मिटाने के लिए यदि आप खाना खा रहे हैं तो जल्द ही आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। खाना दवा के समान होता है। हेल्दी बॉडी के लिए सही फूड्स का चुनाव बहुत जरूरी है, लेकिन समय के साथ बदलते खाने के ट्रेंड ने लोगों के खाने की थाली में पोषक तत्वों को गायब कर दिया है, जिसके कारण लोग कम उम्र में गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब ये शुगर, बीपी, ये तो बहुत आम हो गया। आप देखते ही हैं, इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। वजह क्या है? कुपोषण। खासकर बच्चों में कुपोषण का होना ज्यादातर पाया जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे अपने अनुभवी विशेषज्ञों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दुनिया में 2 दशक पहले जब कुपोषण की बात की जाती थी तो सबसे पहले एक दुबले पतले कमजोर बच्चे की छवि दिमाग में आती थी, जिसे खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता था। पर आज कुपोषित होने के मायने बदल रहे हैं। आज भी करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं, पर तस्वीर कुछ और है। यदि अफ्रीका को छोड़ दे तो आज सारी दुनिया में ऐसे बच्चों की संख्या कम हो रही है जिनकी वृद्धि अपनी आयु के मुकाबले कम है, जबकि आज ऐसे कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है जिनका वजन बढ़ गया है और जो मोटापे की समस्या से ग्रस्त है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 के अनुसार दुनिया में 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा, या दूसरे शब्दों में 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है। बॉडी को बीमारियों से बचने के लिए 15 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 3 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहीं साल 2012 में यह आंकड़ा 5.2 करोड़ के लगभग था। यानी पिछले कुछ सालों में कुपोषण काफी हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो जरूरी पोषण से वंचित है। विशेषज्ञों की माने तो स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में पोषण युक्त तत्व कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, आयोडीन, आयरन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, थायमिन, नियासिन, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 का शामिल होना बहुत जरूरी है। ये हमें जरूर जानना चाहिए कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारे शरीर के साथ जाकर क्या करने वाला है। हमें ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे भोजन की रेसिपी है, जो बनाने का तरीका है, वो स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं। जो भी बाजार में जंक फूड्स हमें मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें हेल्थ के कोई भी पैरामीटर्स फॉलो नहीं किए जाते। ये सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने में मदद करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह इंजन के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और
हमेशा की तरह देखिए, ये शो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे साथ पद्मश्री अजय कुमार सोनकर जी, जो कि जाने माने वैज्ञानिक हैं, वो जुड़ रहे हैं। मैं आपको उनके विषय में ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि आज इस विषय पर उनसे क्यों बात करनी चाहिए। चाहे वो न्यूट्रिशन एंड कैंसर पर रिसर्च की बात हो, जो मेरे पास जानकारियां हैं उनके बारे में, नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ वो इस पर कार्य करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कॉग्निटिव फिटनेस और सेंसिटिव गट्स पर वो काम करते हैं। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ में भी डॉक्टर सोनकर ने कई रिसर्च जो है उसका कोलैबोरेशन किया है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि उनके जो शोध हैं वो हमारे अपने देश के लिए कितना काम आते हैं। साथ ही साथ देश की जानी मानी डाइटिशियन दीपा शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। दीपा जी, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर अजय सोनकर हमारा बड़ा सहयोग करते रहे हैं, इस तरह के विषयों पर वो जानकारियां रखते रहे हैं। मैं शुरुआत डॉक्टर सोनकर आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप कई रिसर्च कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दर्शकों को, मैं जानता हूं कि ये प्रोफाइल बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो शोध करते हैं हम, वो जमीन पर किस तरीके से आए, पहली चीज। दूसरी बात ये कि सचमुच में आज हमारी स्थिति क्या है। मतलब न्यूट्रिशन को हम हमेशा कुपोषण को पहले भूखमरी से जोड़कर देखते थे, वो स्थिति ना होते हुए भी हम देखते हैं कि ऐसे परिवार जो अच्छा कमा खा रहे हैं, इसके बावजूद वो कुपोषण, उनके बच्चे अतिपोषण, कुपोषण सबके शिकार हो रहे हैं और बीमारियां घर कर रही हैं। नमस्कार। एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये जानना चाहिए, जैसे हम बीमारियों से जोड़ें उसको। जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषित शरीर, चाहे वो एक्सेस फूड की वजह से, रॉन्ग फूड की वजह से हो, या जो है खाना ना मिलने की वजह से हो, वट एवर यू आर सेइंग, तो जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो वो ये चूज ही हो ही नहीं सकते कि वो क्या खाएं। जो भी मिलेगा हेल्दी अनहेल्दी वो खाएंगे। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो जैसे आप, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, या जितनी भी ये बीमारियां, लिवर सिरोसिस, रिनल फेल्योर, ये सारी एक ही बीमारी आप समझिए है, एक ही रूट कॉज से जो है जनरेट होती है। तो मैं किसी एक बीमारी को पकड़ करके बात करता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि कैंसर के जो है होस्ट कौन से हैं, तीन अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, तीन होस्ट कौन से हैं कैंसर के, तो सबसे पहला है एसिड, दूसरा है एनॉक्सिया, एनॉक्सिया मीन्स लो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, और तीसरा है आप समझिए कि ये शुगर, सुगरी फूड जितने भी होते हैं। जितना भी सुगरी फूड हम लेते हैं वो उतनी ही ज्यादा उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है शरीर को, उसको यूटिलाइज करने के लिए, और उतनी ऑक्सीजन शरीर को मिल नहीं पाती। और जिस तरह से फूड, जैसे फूड को प्रिपेयर करने का, खाना बनाने का जो तरीका है, हम फूड को जितना रिफाइन करते जाते हैं वो उतना ही एसिडिक होता जाता है। जितना हम उसको फ्राई करते जाते हैं, ऑयल वगैरह ऐड करते जाते हैं, वो जो है एसिडिक होता जाता है, और कैंसर के लिए बहुत आइडियल कंडीशन होती है। तो अगर इसको उलट दिया जाए कि हम लोगों को क्या एजुकेट करें जिससे वो जो है हेल्दी फूड ले सकें और लर्न कर सकें कि उनको क्या खाना चाहिए, तो इसके उलट हमें अल्कलाइन फूड को लेना चाहिए। ऐसा फूड जो अल्कलाइन हो, जो प्रोसेस्ड ना हो। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसके अंदर फास्फोरस का लेवल बहुत हाई होता है, जो ब्लड को एसिडिक बना देता है। तो हमें इस तरह के फूड जो हमारे ब्लड को, हमारे शरीर की जो पीएच कंडीशंस हैं उसको बदल रही हूँ, उस तरह के फूड से हमें बचना चाहिए। हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि हम जितना रिफाइन करते जाते हैं फूड को, उतना ही हमारे लिए जहरीला होता जाता है। तो हमें सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आप समझिए कि जो भी बाजार में हम फूड देखते हैं, आप खुद भी नहीं मान सकते, उनकी तो क्वांटिटी बेचने की और मार्केटिंग का मोटिव होता है, तो उसमें कोई भी ऐसे पैरामीटर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते जो कि हेल्दी हों और जिससे लोगों को स्वास्थ्य मिले। तो हमें एजुकेट करना है अपने लोगों हाँ, को। इस पे मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं। मैं आऊंगा डॉक्टर सोनकर, इस पर थोड़ा और हम विस्तार से समझेंगे। सौम्या खुराना न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सौम्या जी पहले भी पैनल पर रही हैं, काफ़ी अच्छी जानकार हैं। सौम्या जी, आपका भी स्वागत करता हूं। दीपा जी, ये जो अभी जहां पर बात को छोड़ा गया है पद्मश्री अजय कुमार सोनकर जी की तरफ से, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे इमीडिएटली कि मेरा वजन कम करना है, मुझे फिट दिखना है, मुझे सुंदर दिखना है। ये कुछ लोगों की चाह, और फिट रहना है, नो डाउट। लोग सोचते हैं कि हम हेल्दी रहें, बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। खूब एजुकेट करती होंगी आप, और फिर देखते हैं कि 2 महीने 3 महीने जब तक वो आपकी सलाह मानते हैं, कुछ नतीजे आते होंगे, और उसके बाद में फिर ढाक के 3 पात घूम फिर कर मामला वहीं आ जाता होगा।
तो ये जो हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या मार्केटिंग है, मार्केट में अवेलेबल जो फूड ऑप्शंस हैं वो है, या कोई और वजह? आप किस नजरिए से इसको देखती हैं? ये एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, टेक्सचर, ये सब पियर अपीयरेंस, ये सब हमें इतना इन्फ्लुएंस करता है। पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम होती है ये। दूसरा एक कुकिंग मेथड, हमारा कुकिंग मेथड टोटली चेंज हो चुका है। पहले खाने को बर्तनें हमारी अलग होती थी, पीतल, तांबा, लोहे, एल्युमिनियम, ऐसे बर्तनों में खाना बनते थे। अब नॉन स्टिक, इससे तो भोजन की गुणवत्ता वैसे भी कट जाती है। पहले हम सब्जियों को खुद कट करके धो के पकाते थे, बंद करके पकाते थे, सारे मसाले घर में पीसे जाते थे और उसे यूज करते थे। अब सब पैक्ड आइटम, पता नहीं किस तरह से उसकी गुणवत्ता बची है। जिस तरह के अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना भी किसी फूड को रिफाइन करते चले जाएंगे, उसके गुण उतने ही खराब होते चले जाएंगे। और हमारा कुकिंग मेथड, जिस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, पैकेज, और आजकल तो डाइट में भी आप देखते हैं चीटिंग हर जगह। चीट डे, अगर 7 दिन का डाइट प्लान आप पेशेंट को देते हैं तो उसे एक दिन, सप्ताह में एक दिन चीट डे करना होता है। तो ये सब छोड़ना होगा, अपनी हैबिट, इन सब चीजों से बाहर आना होगा। एक अच्छे डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में बैलेंस कैसे करना है। हमारे बॉडी में सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट यही नहीं है, हमें विजन ठीक करना है, विटामिन ए की जरूरत है, मसल, स्किन केयर, प्रोटीन की जरूरत है, हमें फैट की भी जरूरत है। आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है पेशेंट्स को, लोगों को तरह तरह की चीजें यूट्यूब और बाकी चीजें पर अवेलेबल है। तो आप ऐसे नॉलेज बना लें, बेहतर होगा एक्सपर्ट के पास जाएं, समझें कि बैलेंस कैसे करना है। आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, इन सबको बैलेंस करके बैलेंस डाइट, जो सारा सीन होता है वो होता है बैलेंस डाइट का। चाहे आप ओबेसिटी हो, अंडरवेट हो, माल न्यूट्रिशन, चाहे किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से शिकार हो, आप किसी भी समस्या में अगर आप बैलेंस डाइट को लेते हैं तो आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जी। और मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। इन सबके बीच में डॉक्टर नरेश चावला, जो कि पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चावला, एक बार फिर भारत का सवाल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी राय हमारे लिए। सौम्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई काफ़ी देर से, और मुझे लगता है ट्रैवल करते हुए वो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो एक आप कमेंट सौम्या जी इस पर अवश्य करें कि मार्केट जो है वो हमारी सोच से बहुत आगे चलता है। मार्केट में भी मैं देख रहा हूं अब ऐसी पैकेजिंग होने लगी कि हेल्थ को बड़ा प्रॉमिसिंग बताया जा रहा है कि ये ऐसा फूड है। यहां तक कि कई ऐसी चीजें जो कि लोग सोचते हैं जैसे मोटा अनाज है या अन्य चीजें हैं, इन चीजों को भी अब पैकेज्ड करके और मार्केट करके बेचा जा रहा है। मार्केटिंग इतनी हावी है, लोगों को क्या कहेंगे आप इसके विषय में? मार्केटिंग तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, बट इसके बारे में जो हमारी नॉलेज है वो हमें खुद गेन करनी है। जैसे पहले बोला गया है कि डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट, जो मतलब इट वाज फैंटास्टिक कि दोनों पॉइंट्स जो बहुत ही वैलिड हैं कि बॉडी को जैसे एसिडिक बॉडी को कैसे अल्कलाइन रखना है, इसकी कोई नॉलेज है ही नहीं। और जैसे न्यूट्रिशनिस्ट मैम ने बोला है कि हमारे को अपना डाइट को स्लोली एंड स्टेडली कॉन्स्टेंटली चेंज करना है, तो उससे में बीमारियां नहीं होंगी। इन दोनों चीजों को आगे लाना है। जैसे वो चीज मार्केट हुई है तो ये चीज भी मार्केट हो सकती है। आई थिंक इनोवेशन तो हम उसको तो रोक ही नहीं सकते, बढ़ते हुए टाइम के साथ हमें भी चलना पड़ेगा, और जैसे उन्होंने मार्केट किया है हम भी मार्केट कर सकते हैं। जी, तो चावला मुझे बताएं कि ये कुपोषण के मायने हम किस तरीके से समझें। अभी तो अति पोषण, मार्केटिंग, जिनके घर में आ रहा है वो भी गड़बड़ खा रहे हैं तक बात पहुंच चुकी है। देखिए प्रवीण, आई एम वेरी हैप्पी दैट योर चैनल हैज टेकन ए वेरी वेरी गुड प्रोग्राम। गुड भी है, वो थोड़ा नेग्लेक्टेड भी है। कहते हैं पिछले अगर कुछ डेकेड्स की 30-40-50 सालों में 2 थिंग्स हैव गॉन वेरी बैड। वन, कि डाइट का जो एक पुराना महत्व था, जिसमें हमें अपना घर का खाना मिलता था, घर में ही पकाया जाता था, घर में ही कोई रिफाइनिंग नहीं होती थी, हम खाते थे और बड़े स्वस्थ रहते थे। प्लस फिटनेस इन अनदर कैजुअलिटी, जो कि पिछले 50-60 सालों में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी रही है। क्यों कैजुअलिटी रही है? कि कोई फोकस ही नहीं है। व्हाट हैज टेकन ओवर? मीडिया हैज टेकन ओवर। मीडिया जब आपको दिन रात KFC दिखाएगा और डोमिनोज दिखाएगा और पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दिखाएगा, तो आप यही करेंगे। एक साल के बच्चे को माँ दलिया ना खिला के और अच्छी चीजें ना खिला के मैगी नूडल्स खिलाएगी तो उसका क्या हाल होगा? वही होगा जो हो रहा है। कहने का मतलब जो दिखता है वही हो जाता है।
क्या दिखता है? 4 साल 3 साल के बच्चे के बर्थडे के दिन बच्चे को टॉफियां बांटनी पड़ती हैं, चॉकलेट बांटनी पड़ती हैं, और बच्चा अपने बच्चों को लेके जाके बर्थडे मनाता है। क्या है जी, KFC में हम एक प्लेट बर्गर खाएंगे और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, हो गया, थैंक यू, गुड बाय। सोच के देखियो, मैं एक बार DPS आर्के प्रोम में गया था, आज से देखो चंद साल पहले, 80 to 90% बच्चे ओवरवेट थे। जो गुलगुले बच्चे की चाहत थी, मेरा बच्चा होना चाहिए गुलगुला, जो एक्टिविटी नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है, माँ उसकी सेवा करती रहती है, और बस ऐसे ही काम चल रहा है। एंड वी नो वेरी वेल इस चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जो आज का मेन मुद्दा है, विच इज कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन। दुख की बात यह है प्रवीण, एटलीस्ट 1/3 ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी एंड 1/3 और मोर ऑफ इंडिया कुपोषण या जो कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन या भूखमरी का शिकार है। तो हाउ डू गवर्नमेंट्स डू, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, व्हाट डू इंडिविजुअल्स डू, व्हाट डू NGOs डू, एंड व्हाट डज द मीडिया डू? ये सबको मिलकर करना पड़ेगा। इट इज नॉट ए वन डे गेम, इट इज ए लॉन्ग ड्रॉन आउट फैक्टर्स गेम, जिसमें बकायदा जो PT, मैं कहता हूं बच्चे का सुधार तो स्कूल में ही हो जाता है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन में अगर बच्चे को बदल जाए, बच्चे स्कूल में कैंटीन में कोई ढंग की चीज मिले, स्कूल के कैंटीन में अगर जो मिलेगा बच्चा वही खाएगा, तो ये चीज कोई एक दिन में नहीं होती है, ये बदलनी पड़ती है। क्योंकि बड़ा मुद्दा आपके चैनल ने उठाया है, तो आम जनता को मैं आगाह करूंगा, जो ये जंक फूड और आउटसाइड ईटिंग है, इसको आप ये कोई कहे मैं कहूं जी बिल्कुल बंद कर दो, तो मुझे कहा जाएगा डॉक्टर साहब तो पुराने किस्म के आदमी हो। तो पुराने किस्म का आदमी होना कोई बुरी चीज नहीं है, उसी से हमारा काम चलता है। ये आपने बड़ा तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब मुझे दिया है। मैं डॉक्टर चावला थोड़ा डिटेल में आपसे इस पर बात करूंगा। इससे पहले डॉक्टर सोनकर का मैं एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। ये जो पुराने ख्यालात की बात है, हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि स्वाद पहले नहीं होता था। ये जो स्वाद है, ये जो जुबान है, वो कहते हैं कि जुबान पे कंट्रोल रखो, बोलने में तो ठीक है, खाने में भी कंट्रोल रखो। इसमें एक बड़ी अहम बात ये होती है कि स्वाद की परिभाषा क्या है और ये क्या बदलती जा रही है। डॉक्टर सोनकर, इस पर भी कोई शोध किया है? क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले के लोग स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही चीजें जो पहले बहुत स्वादिष्ट मानी जाती थी, अब शायद जो है उसकी जगह दूसरी चीज लेती जा रही है मार्केटिंग में, और उसमें कई ऐसी चीजें एड ऑन की गई हैं जो शायद इसमें ज्यादा प्रभावी हो। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं, ये बात सवाल तब उठे जब दोनों ऑप्शन मौजूद। ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि हेल्दी फूड के ऑप्शन ही नहीं है दिखाई पड़ते। अगर कोई जैसे कोई पार्टी हो रही है, कोई किसी भी तरह का वो हो रहा है, आप देखेंगे उसमें किस तरह के फूड सर्व किए जाते हैं और किस तरह के फूड को जो है सेलिब्रेशन के फूड माने जाते हैं, आप खुद देखिए। और जहां तक नए पुराने की बात है, यहाँ पर बात हेल्दी और अनहेल्दी की है। टाइम ने ये साबित किया है कि जितना हम रिफाइंड फूड इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उतना ही हम तमाम बहुत खतरनाक बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एजुकेट होने की जरूरत है। और जहां तक बच्चों की बात है, जैसे छोटे छोटे बच्चों की जो ओबेसिटी वगैरह है, अब जो पेरेंट खुद ही हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो बच्चों को अगर जो भी आप टेस्ट डेवलप कर देंगे, वो बच्चे वही मांगेंगे, वही पसंद करेंगे। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप बाजार जाइए और देखिए क्या दिखता है, तो ये पता चलता है कि जब कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने बच्चे को घुमाने के लिए ले जाइए, सोचिए कि मैं अपने बच्चे को कोई हेल्दी चीज खिला दूं, तो क्या आपके पास ऑप्शन है? और जब आप किसी को रिवार्ड करते हैं, आप उसको एक आइसक्रीम को ऑफर करते हैं, तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे ले जाकर के, वो सुगरी स्टफ, आपके अंदर ये कंसिडरेशन है ही नहीं कि बच्चों को हमको ये मैसेज नहीं देना है कि हम अवार्ड करें तो हम आपको एक अनहेल्दी फूड ऑफर करें और वो इनाम में दें। तो ये समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद सोसाइटी जब एजुकेट हो जाएगी तो हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि एक तरफ लोगों के पास खाने को नहीं है, जो आपने बताया, जो डेटा दिया, और दूसरी तरफ लोग खाने की वजह से मरे जा रहे हैं, क्योंकि वो खाना ही और दिस इज वेरी एक्सपेंसिव फूड। और ऐसा भी नहीं है कि जो ये हेल्दी फूड है वो इट इज मोर एक्सपेंसिव। आप खुद देखिए कि दैट इज अनहेल्दी फूड इज मोर एक्सपेंसिव। जी, आप घर में जो चीज बना करके 100 रुपीज एक्सपेंड करके खा सकते हैं, आप जा करके बर्गर
या जो बड़े इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं वहां पर आपको 1,000 रुपए 2,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात तो है कि हम खर्चा भी ज़्यादा करते हैं और बीमारी को भी साथ में लेकर आते हैं। यहाँ तक तो समस्या की बात हो गई है। अब थोड़ा निदान के ऊपर जाएंगे और डॉक्टर दीपा जो है वो उसमें सहयोग करेंगी, क्योंकि इस तरह की सलाह वो ज़रूर देती होंगी। लेकिन ओवरऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारा भी प्रयास यही है कि वो एक टेलीविज़न शो की तरह ना होकर उनके जीवन में कोई बदलाव लेकर आए, उनको सचेत करे, जागरूक करे कि आने वाले दिनों में कितना गंभीर हो सकता है। ये बात सिर्फ इतना नहीं है कि किसी बच्चे का वजन बढ़ रहा है, ये बात ये भी है कि आने वाले दिनों में बच्चा किस किस बीमारी की गिरफ्त में आ सकता है। डॉक्टर दीपा, बात चल रही थी डॉक्टर चावला को और डॉक्टर सोनकर को आपने सुना। मैं चाहूंगा कि आप बताएं थोड़ा सा ये जो जब ऑप्शंस की बात आती है तो हम लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों होता है, बच्चों के जन्मदिन हो और हम देखते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे वही करते हैं जो उनको दिखता है। एक गुजरे ज़माने में बच्चों को जो दिखता था या जब हम बच्चे थे हमें जो दिखता था वो पसंद आता था। किराने की दुकानों पर जाते थे, अलग अलग किस्म की चीज़ें होती थी। आजकल सोशल मीडिया पे खूब तस्वीरें चलती हैं, देखिए हमारे ज़माने में ये मिला करता था, आज के बच्चों को ये मिल रहा है। क्या हमारी हेल्थ बेहतर हो और जो कुछ हमारे आसपास है उसको कंज्यूम किया जाए, और अगर इतना ही बुरा है तो फिर ये चीज़ें मार्केट में बढ़ती क्यों जा रही हैं? मार्केट में जो चीजें बढ़ती जा रही है इसके लिए हम आपको बताएं, पीयर प्रेशर है काफी ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट है, पैकेजिंग है, गिफ्ट्स है, जितने भी और सेलिब्रिटीज भी हैं इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चे या हम सब अधिकतर सेलिब्रिटीज को देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अगर अक्षय इतनी प्रोटीन खा रहा है और प्रोटीन एक्स और बॉर्नवीटा खाने से ये, या पेप्सी पी के हम कहीं से छलांग लगा सकते हैं, तो ये सब काफी इन्फ्लुएंस करने के लिए है। पर इसे हमें समझना होगा, अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे अगर कभी कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे, हम सबसे पूछे कि पानी कहाँ से आता है, बरसात कहाँ से आती है, तो हम उसे छोटा सा एक वाटर साइकिल समझा देंगे जिसमें जमीन है, आकाश है, टेम्परेचर है ना, जहाँ से पानी, ये समझाने की जरूरत है। तो वो बच्चा मिट्टी की भी वैल्यू समझेगा, टेम्परेचर की भी, है ना, और इस चीजों को अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसी तरह फूड को समझाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। जब हम स्टार्ट करते हैं इसको भी एक चेन के द्वारा, है ना, प्रेगनेंसी, एक बच्चे का विकास तो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसका मतलब गर्भावस्था के दौरान माँ का खाना कैसा होना चाहिए ये माँ को पता होना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स, न्यूट्रिनिस्ट और बाकी लोग हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि पुराना ट्रेडिशन, अगर हम अपने पेरेंट्स से भी बात करें तो वो हमें कभी ये नहीं कहेंगे कि चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा खा के आप प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन को फुलफिल करें। वो हमें यही सिखाएंगे, दाल, अंकुरित अनाज, इवन लड्डू, बेसन, घी, ये सब खाओ और स्वस्थ रहो। इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो है लैक्टेशन का। मतलब जब माँ अपने बच्चे को लैक्टेशन कराती है, दूध देती है, तो माँ तभी एक अच्छे बच्चे को उसका ब्रेन डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, उसकी हड्डियां, उसमें खून की कमी ना हो, इन सबको वो तभी फुलफिल करेगी। WHO के अकॉर्डिंग 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। इसका मतलब माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो वो बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो लैक्टेशन के दौरान क्या खाना चाहिए, कोई चीट डे नहीं, कोई कीटो डाइट नहीं, कोई मोनो डाइट नहीं। आजकल डाइट के नाम पे आप नंबरिंग कर सकते हैं, 10-15 इस तरह से आ जाएंगे, ये डाइट फॉलो करो, वो, है ना, ये सब नहीं, इन सबको बैलेंस करना है। अब आपका बच्चा स्कूल जाता है, इन्फेंट, जिस समय वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में होता है, गिरता है, पड़ता है, चोट लगता है, उसके चोट में हीलिंग जल्दी होनी चाहिए, उसकी एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा। हम लोग पेशेंट को बोलते हैं जल्दी छुट्टी होना है, क्लास में फर्स्ट आना है, क्या खाना है बेटा, तुम्हारा जो फर्स्ट आता है फ्रेंड वो तो ये खाता है। बच्चे बहुत आराम से समझते हैं और फॉलो करते हैं कोई से। ये स्टडी आगे बढ़ानी चाहिए। तो बच्चा जब इन्फेंट के एज में है, क्या खाए, कैसे अच्छा डांस करेगा, कैसे उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, कैसे वो क्लास में सबसे लंबा दिखेगा, यहाँ पे उसे सिखाना है। फिर जो तीसरा स्टेज हुआ वो हुआ एडोलसेंट। ये काफी सेंसिटिव एज है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बताएं जैसे कि हम आपको पैकेजिंग, गिफ्ट, सेलिब्रिटीज, है ना, या क्लास में पीयर प्रेशर, इसके दौरान बच्चे अपने डाइट को बिल्कुल खराब कर लेते हैं। 0 फिगर चाहिए एडोलसेंट के एज में, सारे प्यूबरिटी चेंजेस है, उसमें उनको फिर एक अच्छे और बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। ये ठीक नहीं करने पे हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप देखिए, डाटा देखिएगा, हार्मोनल इश्यूज कितने ज्यादा हैं। इसके बाद फिर उनकी शादी, और यहाँ पे जब चीजें बिगड़ गई तो एक लाइन आप लोगों ने सुना है, बचपन का खाना युवा अवस्था में दिखता है और युवा अवस्था का भोजन वृद्धा अवस्था में दिखता है। तो युवा अवस्था का जब खाना गड़बड़ी हो गया
तो अब वृद्धावस्था में तो डायबिटिक, ये बीपी, बड़ा शुगर, आपने किडनी, इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर हम बहुत बात करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी, चाहे एरिक एरिक्सन की थ्योरी हो या जितनी भी थ्योरीज है उसमें हमने अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेजेस देखे, और हम देखते हैं कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर तो आज भी मैं देखता हूं कि बहुत लोग कंसर्न होते हैं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसको भी ठीक उसी अंदाज में देखना, चाहे वो हीलिंग के लिहाज से हो, आपके बॉडी वेट के हिसाब से हो, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से, इन चीज़ों पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर चावला, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि मुझे कई बार जब मैं बातें रखता हूं तो पुराने दौर का आदमी या आपके गुजरे ज़माने का आदमी की तरह देखा जाता है, लेकिन एक ज़माना जो आपका नया ज़माना रहा होगा, उस ज़माने में भी गुजरे ज़माने के लोग जो हैं उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी, दूध घी का जो इस्तेमाल था या अलग अंदाज में जिया जाता था, आपके समय पर उसमें बदलाव आया होगा, आज भी एक दौर में बदलाव आया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बदलाव आएगा। हम देखते हैं चेंजेस जो होते हैं वो अवश्यंभावी होते ही होते हैं। तो ऐसे में इन इनडिस्पेंसेबल चेंजेस के बारे में आपकी राय क्या है, और क्या हमको इस बदलाव के साथ में बदलना पड़ता है या फिर कुछ नए तौर तरीके निकालने पड़ते हैं? देखिए परवीन, स्थितियां बदलती हैं। आज से 70-80 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में रोटी नहीं थी। वी डोंट हैव एनफ न्यूट्रिशन। लोग सिर्फ मेहनत करते थे, रोटी कमाते थे। उसके 50-60 साल में अब हम प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ गए हैं, और अब हम ओवर प्रोस्पेरिटी की तरफ, abundance. Think of Indian middle class, which is 35 crore or more. These are those people who have plenty of money, plus small families हैं, एक या दो बच्चे वाली families हैं। सोच के देखिए उनका फोकस क्या है। उनका फोकस है कि इस बच्चे को देखता है सब कुछ मेरा है जी, मैं जो मर्जी करूं। ये गलत सोच है। मैं हमेशा प्रवीण ये बात मैं आम सब आपके चैनल के माध्यम से सारी पब्लिक को खुलेआम कहूंगा, लेट फैमिली बी द यूनिट। एक फैमिली का मुखिया प्लस एक वर्किंग मदर, क्योंकि आजकल वर्किंग लेडीज बहुत ज्यादा हैं, अगर वो ठान लें कि हमें ये होने देना है, ये नहीं होने देना, तो काम हो गया। दूसरा काम होता है स्कूल लेवल पे। बच्चों का दिमाग इम्प्रेशनिस्ट होता है। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब कि जो समझा दिया वो समझ जाएगा। मोस्टली जो, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ दिल्ली एनसीआर, मोस्ट पब्लिक स्कूल्स में ये फोकस ही नहीं है। मोस्ट पब्लिक स्कूल्स में ये फोकस ही नहीं है। उनका फोकस है जो चल रहा है चलने दो, वगैरह वगैरह। और तीसरा चीज जो मैं हमेशा सोचता हूं, आपने देखा होगा कि मैं मीडिया के हल्के खिलाफ बोलने की प्रवृत्ति रखता हूं। अब जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, भाई शाहरुख खान तो ये कर रहा है, कैटरीना कैफ तो ये दिखाती है, उनको लगता है यही ठीक होता है। तो कहने का मतलब, आज भी अगर हम फैमिली यूनिट को सुधार लें, पिता समझाए, यस बेटा खाना बाहर का जरूर मिलेगा बट ओनली वंस इन अ मंथ्स टाइम, बाकी टाइम आपको घर का दाल रोटी खाना है। क्योंकि बाहर की ना हम कैलोरीज कंट्रोल कर सकते हैं, ना बाहर का हम फैट कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस एलर्जीज हमारे देश में बहुत बढ़ रही हैं, ना हम स्पाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम हाइजीन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज ए टोटल लूज 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 गेम। या विन तो हम कर ही नहीं सकते, हम विन तो कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि जो घर का खाना है, प्लस मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को कहूंगा, आर फैमिलीज में कुकिंग जो कम हो रही है, ये भी गलत है। इट में द वर्किंग लेडी हैज इज ए ह्यूज cause of this also. The lady says, I have come back working. How do I expect you to cook? Whether you hire a cook, homemade food is always the best food. अच्छे से अच्छा। तो इस चीज को बदलाव लाया जाए। दूसरा मैं स्कूल में कहूंगा, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशंस हैं उसमें ये प्रमोट किया जाए। अगर हमने बच्चे के 15-16 साल अच्छे निकाल दिए, उसके बाद तो उसकी बुनियाद अच्छी हो गई, वो बुनियाद अच्छी ही रहेगी एडोलसेंस में भी, टीन्स में भी और आफ्टर टीन्स ऑल्सो, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए जी। लेकिन उसके साथ साथ सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना पसंद करूंगा, इन स्कूल्स द यूज ऑफ टोबैको, द यूज ऑफ अल्कोहल and even in drugs, you do not know, Parveen, is heavily on increase, क्योंकि आज वो मुद्दा नहीं है, तो मैंने सोचा इस मुद्दे को भी, हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इनफैक्ट मैं इस पर विचार भी कर रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाए, बट ये इन चीजों का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं डॉक्टर चावला आपका एक कमेंट लूंगा, लेकिन मैं इसी बात पर जहां पर आपने मुझे शायद किसी इमरजेंसी से जाना पड़ जाए, मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय बोलूंगा। आई विल हैव टू लीव आफ्टर दैट विद योर काइंड परमिशन एंड द परमिशन ऑफ माय को पैनलिस्ट। दोबारा कहूंगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट।
इंडिया हैज टू बिहेव, इंडिया इज ए ह्यूज नेशन, 135-40 करोड़ होने वाले हैं, प्लस वी कैन स्टिल बिहेव लाइक ए फैमिली। इतना मुश्किल नहीं है। द फोकस विल हैव टू कम अबव डाउनवर्ड्स। मैं डॉक्टर चावला बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2-4 मिनट और उससे पहले डॉक्टर सोनकर का एक छोटा सा कमेंट। डॉक्टर सोनकर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कुछ भी खाएं, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस या वर्कआउट हमारी प्रॉब्लम है या फूड? अगर हमारी पचाने की क्षमता है या हम खूब मेहनत कर रहे हैं तो हम कुछ भी पचा सकते हैं क्या? या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप कितना ही काम कर लें, जिस तरह का फूड अवेलेबल है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली जब बात शुरू करने से पहले ही मैंने बताया कि बहुत सारे फूड स्टफ्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका बिहेवियर एसिडिक होता है। तो उसको हम इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते कि अगर हमारी सेडेंटरी लाइफ नहीं है और हम बहुत एक्टिव हैं तो उसको बॉडी अकोमोडेट कर ली, बॉडी उसके साथ स्ट्रगल करेगी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जिस विषय पर आप इस समय चर्चा को लेके आए हैं, तो आपको याद होगा कि हम एक प्रोग्राम पर टॉक कर रहे थे लाइफ स्टाइल पर, तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, उसमें एक वैधानिक सिगरेट है, वैधानिक चेतावनी लिखी होती है। जी जी। तो मैं आप देखिए, हम कितना भी बच्चों को एजुकेट करें, पेरेंट्स को एजुकेट करें या जो भी करें, और आप देखिए कि लोग, बच्चे कितना अपने पेरेंट्स से या किससे जो है वो किसको आइडियल मानते हैं या किस कौन रोल मॉडल होता है उनका। अब टीवी का और मोबाइल का, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, तो अब जो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉलेसनेस है, कहीं पर एब्सेंस ऑफ लॉ है। जो चीज वास्तव में जो भी फूड कार्सिनोजेनिक साबित हो चुकी है, जिसको माना जा चुका है, WHO के द्वारा भी डिक्लेयर किया जा चुका है, एटलीस्ट वो सारे फूड पर एक कोई लॉ होना चाहिए जो उसको रोक दे। अब जब उसको आप लॉ से रोक देंगे तो उससे क्या होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर नहीं आएगा। आप एडवर्टाइज लाइक नहीं कर सकते, आप इतने हेल्दी हैं, आप टच भी नहीं करते होंगे, लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपने आप को दिखाते हैं। आप रोल मॉडल हैं, आप वो जो है टोबैको खाते, वो हम उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो लिखी देखते हैं, हम उसके खतरे नहीं देखते हैं। हाँ, नहीं, एक्चुअली वो हिडन तरीके से बहुत छोटे छोटे इस तरह चीजें लिखी होती है। आदमी ने कोई चीज खोला तो उसको कौन पढ़ता है? आपने आज तक कोई भी चीज पैकेज, कोई फूड खोला, क्या उसको पढ़ा है आपने इसमें क्या है? जनरली जो ट्रेंड में होता है, लोग खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं, दूसरा भी खाने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अगर ये कहें कि पहले बहुत अच्छा था, आप याद कीजिए, जैसे आप बार बार आप बात को ले जाते हैं कि पीछे पुराने समय में, तो आप उस समय देखें क्या था कि पुराने समय में जो पैसे वाले होते थे, जिनको हम लोग लाला कहते थे, तो उनकी बीमारी मानी जाती थी डायबिटीज को, कि ये जो लाला वाले होते हैं, जो तोंद निकली होती है, बैठ के पैसे गिनते रहते हैं, उनकी बीमारी है डायबिटीज। दूसरों की बीमारी ये क्यों नहीं थी? क्योंकि दूसरों के पास एक्सेस ही नहीं था मैदे का या रिफाइंड फूड का। उनको मोटा अनाज खाना पड़ता था, चाहे मजबूरी की वजह से, अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो जब ये हम इतना भुगतने के बाद ही सही, लेकिन जब हम ये जान चुके हैं कि ये सारे फूड कार्सिनोजेनिक हैं, खतरनाक हैं, तो हमें अपनी जनरेशन को बचाने के लिए इस तरह का कोई लॉ लाना चाहिए, कोई ऐसा प्रिवेंशन स्टेप्स जरूर गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए कि हम बाजार में उसको उपलब्ध भी रहने देंगे, मीडिया में दिखाई देता रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो है हम लोगों को समझाएंगे कि आप क्यों खाते हैं। ये समाज जो है ना, एक धरती की तरह है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप समझदार हो जाइए, आप मत खाइए, जो चीज हेल्दी नहीं है आप उसको पढ़िए, उसमें अगर हेल्दी नहीं तो मत खाइए। ऐसा नहीं होता। आप ये धरती पर जो भी बीज डाल देंगे वैसे पौधा निकल आएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि धरती क्यों उगा रही है इसको, आपने बीज डाल दिया इसलिए उगा रही है। आप अच्छा बीज डाल देंगे, जिस चीज का बीज डालेंगे वैसा पौधा निकल आएगा। तो आपको समाज से ऐसी चीजों की अवेलेबिलिटी को रोकना पड़ेगा। क्यों आपने जो है टोबैको पर को बैन किया हुआ है कि बच्चे नहीं खाना चाहिए, उसमें वैधानिक चेतावनी, सिगरेट बच्चे नहीं, उनको नहीं बेचे जाएं, शराब पर जो है लिमिट रखी, इतनी उम्र के बच्चे को शराब नहीं पीनी, क्यों कर रखा है आपने? तो उस फूड के लिए भी तो सेम बात लागू होती है ना। मुझे याद है लास्ट टाक में आपने खुद इस चीज कहा था कि क्यों। जी हाँ, एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में थी कि अगर ये इतना खतरनाक है, इसमें पूरा, मैं जिस भी पैनल पर बात करता हूं सब कहते हैं कि हाँ, और हम सब जानते भी हैं, तो अगर इतना खतरनाक है तो फिर इस पर भी वैधानिक चेतावनी होनी चाहिए। डॉक्टर दीपा, इस पर हम बात कर रहे थे और मुद्दा जो है अब इस जगह पर लेकर आएंगे
कि एक तो वर्कआउट की बात हुई है, दूसरी अहम बात यह है कि बहुत ही फैंसी तरीके से आजकल मोटे अनाज को और अन्य चीज़ों को बेचा जा रहा है। दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर मैं आप दोनों से बात करूंगा, वो क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर भी होंगे। और दूसरा ये है कि अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो हम कुछ टेबलेट्स ले लेते हैं, सप्लीमेंट ले लेते हैं। दीपा जी, मैं देखता हूं डाइटिशियन जो है वो सजेस्ट करते हैं कि सप्लीमेंट दिए जाते हैं, या बहुत से लोग नहीं भी करते होंगे, बट ये कितना आपको लगता है कारगर है? और सौम्या जी एक बार फिर जुड़ गए, पर दीपा जी आप कंटिन्यू करें। जी। आपके दो प्रश्न थे, एक मोटे अनाज पे और एक सप्लीमेंट से। हम दोनों का आंसर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज है मोटा अनाज को लेके। गवर्नमेंट ने कहा मोटा अनाज खाओ और सब पागल हो गए खाने के लिए। मोटा अनाज का सीजन है हमारे भारत में, हर मौसम में मोटा अनाज पसाना ये संभव नहीं है हमारे सिस्टम के लिए। हर मौसम का अपना अनाज है, ये सबको समझना पड़ेगा। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब ठंडी के अनाज हैं जो कि ठंडे में हमारा कैलोरीज जल्दी जल्दी बर्न होता है जी। ठंड के कारण। तो हम मोटा अनाज पचा सकते हैं, पर गर्मियों में हमें चाहिए ठंडे अनाज। गेहूं ठीक है, बेसन ठीक है, सत्तू ठीक है ना। इसमें ज्वार भी डाल सकते हैं। ये सब ठंडियों गर्मियों के अनाज हैं। जी। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा मोटा अनाज फॉर किस सीजन। ये नहीं कि बस मोटा अनाज खाना है तो उसके बिस्किट्स भी खा रहे हैं, मिलेट्स भी खा रहे हैं, मिलेट्स में ओट्स बिस्किट भी खा रहे हैं, है ना। आटे को हमेशा मिक्स करके मोटा अनाज से खा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। पहले तो ये समझे मोटा अनाज हर मौसम में हम नहीं खा सकते। जी। हर मौसम का अपना एक मोटा अनाज। जी। दूसरा प्रश्न था सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स हमें क्यों चाहिए? हमारे बॉडी के अलग अलग चीजों को अच्छा दिखने के लिए हम सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं। हड्डियों को ताकत देने के लिए कैल्शियम चाहिए, खून को बढ़ाने के लिए आयरन चाहिए, स्किन, बाल, हीलिंग, इन सब के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। यही सप्लीमेंट्स चलते हैं। विजन के लिए विटामिन ए आजकल थोड़ा ट्रेंड में है। विटामिन ई फॉर स्किन और बालों के लिए लगाते और खाते भी लोग हैं। तो क्या पहले ये जानना होगा ये हमारे फूड में अवेलेबल नहीं है? इस तरह का डाइट अगर हम कुछ दिनों के लिए अपने डाइट चार्ट में ऐड कर लेते हैं, सपोज जैसे अगर हमारे बाल खराब हो रहे हैं और हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे आपने अक्सर देखा होगा इवियन लगा रहे हैं बालों में या खा रहे हैं, तो क्यों ना विटामिन ई रिच डाइट हम शामिल कर लें अपने रूटीन में, है ना। ड्राई फ्रूट्स डाल लें, हरी सब्जियां खा लें, फ्रूट्स खा लें, ये हमारे बॉडी में ठीक से स्थिर होकर एब्जॉर्ब करें। विटामिन सी को ऐड कर दें, तो ये हुआ सप्लीमेंट। इसी तरह प्रोटीन की कहानी, बच्चे जिम जाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं। क्या हमारे डाइट से प्रोटीन, पहले हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स में लोग आए हैं, क्या सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स ही लेते थे? ड्राई फ्रूट्स है, अनाज है, नॉन-वेज सोर्सेज, वेज जी। सोर्सेज। जी। बहुत अच्छा, आप 15 दिन ट्राई तो करें खुद को। अगर अब रिजल्ट नहीं आता है तो ठीक है, मार्केट में वेरी अवेलेबल है, आप इंपॉर्टेंट। ये मुझे तो भी ऐसा लगता है कि इस विषय पर भी एक किस तरह की डाइट होनी चाहिए, ये भी कभी दर्शकों को विस्तार से समझाना होगा। सौम्या जी, क्योंकि अब चर्चा के अंतिम दौर में, तो मैं संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हमारे भीतर डर ना हो, एक तो होता है अस्वस्थ हो जाने का डर, एक होता है खूबसूरत दिखने की चाहत, ये दो तीन ऐसी चीजें हैं, डर और चाहत, जिसके बीच में हम ये न्यूट्रिशन और खाने के बारे में सोचते हैं। अलबत्ता नहीं तो हम खाने के बारे में सोचना ही बंद कर दें या बहुत ज्यादा चिंता न करें। बहरहाल, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डर जो है यही है जिसकी वजह से हम न्यूट्रिशन या इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ह्यूमन जो, चाहे वो हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, स्वाद के बारे में बात कर रहे थे, चटोरापन है, ये कुछ बहुत स्वाभाविक चीज़ें हैं जिनसे बचना बड़ा मुश्किल है? हम वही, जैसे डॉक्टर्स ने बोला है कि हम वही करना चाहते हैं जो हम घर पे देखते हैं। तो हमारे माँ बाप, उनका वजन क्या है, उनके डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उन्होंने कितना चटुरापन, जैसे आपने बोला, वो उनकी डिजायर्स, उनको रुकना पड़ेगा। जो नई पीढ़ियों को हेल्प करने के लिए उनको सावधान होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि रसोई में बच्चे तो खाना बना नहीं रहे हैं, बड़े ही बना रहे हैं और माँ ही बना रही हैं, और वो अगर वो खुद ही ओबीस हैं तो वो उनको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं सुंदर दिखना, बट दो पतियां भी सेम नहीं होती हैं प्रकृति में, और सब लोग अगर मॉडल साइज हो जाते या एक्ट्रेसेस हो जाते तो उससे पूरी दुनिया में ग्लैमर बढ़ता, बट एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन तो घटता। तो इसका बैलेंस हमें बनाना है, और बैलेंस कैसे बनाना है डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट मैम ने ऑलरेडी बोला है। बट आई रियली कमेंड यू फॉर दिस शो,
आई थिंक यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। जो आपने ये शो शुरू करा है, लाइक डॉक्टर सेड, ये मूवमेंट है जो आपने शुरू करी है। थैंक यू। सो डेफिनेटली लोग डरे हुए मैं हैं इसके लिए तो कैंसर डॉक्टर की सोनकर वजह का से, बहुत डायबिटीज धन्यवाद की करना वजह से। चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर सोनकर जो हैं कई ऐसी रिसर्च करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो लगता है कि देश और देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो डॉक्टर सोनकर, आप एक फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हैबिट जो है वो, मुझे ऐसा लगा पूरी चर्चा में वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कॉग्निटिव विषय है। फिजिकल जो है उससे पहले हम अपने दिमाग में, अपने कॉग्निशन में किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, और हमारी आदतें जो बन रही हैं वो हमारे लिए ज़्यादा समस्या का विषय लगती हैं, बजाय इसके कि हमारे आसपास क्या अवेलेबल है। नहीं, ये भी सही है, जो आप कह रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप बात कर रहे थे अभी, कि जैसे फूड सप्लीमेंट्स हैं, या अच्छा दिखने के लिए जो हमारे साथ एस्टीम्ड जो स्पीकर्स हैं वो बता रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक शब्द यूज करते हैं कि संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि बॉडी को बैलेंस फूड जब मिलता है तो बॉडी को जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, बॉडी उसको सिंथेसाइज करती है। बॉडी का एक नियम है, यूज और लूज। अगर आप उसको वही चीज दे देंगे जिसको उसे सिंथेसाइज करना था, जिसको उसको मेटाबोलाइज करना था, तो आपका जो मेटाबॉलिक कंडीशन है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। आपने उसको स्किप कर दिया। तो बॉडी को उसका काम करने दीजिए। आप सिर्फ बैलेंस फूड की तरफ ध्यान दीजिए, लोगों को एजुकेट करिए कि ये बैलेंस फूड है, शरीर अपने से जो जरूरत है वो लेगी। मैं आसान भाषा में बता दूं कि अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा सप्लीमेंट या दूसरी चीजें ले रहे हैं, तो नेचुरली या ऑर्गेनिकली आपके भीतर जो वो चीज प्रोड्यूस होनी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, या वो आपका शरीर उस इम्यून को बनाना बंद कर देगा उस चीज को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे लगता है एक चर्चा इस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का समय जो है वो यहीं तक है। और डॉक्टर सोनकर, आपका एक बार फिर धन्यवाद। डॉक्टर दीपा शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी। सौम्या जी, थोड़ा देरी से आप जुड़ी, बहुत कम सुन पाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने कमेंट्स रखने के लिए। तो भारत का सवाल में हम इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों, लोग इन महत्वपूर्ण विषयों पर सचमुच सोचें और अपने जीवन को बेहतर करें।